वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। दिस इज़ द ओनली रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है और हम बात करते हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस। हमने स्टार्ट कर दिया था, एनसीईआरटी समरी फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका पूरे टर्म 1 टर्म 2 जो भी एग्जामिनेशन होंगे आपके लिए 100% बेनिफिशियल होंगे। और मैं फेडरलिज्म स्टार्ट किया था, संघवाद को मैंने ऑलरेडी 2-3 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया था। ये 4th लेक्चर है और छोटे छोटे पार्ट में करके मैं एक एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्रिस्टल क्लियर करूँगा, सो दैट आपको समझने में आसानी हो और आप एक एक इंसिडेंट को इंटरलिंक करके पढ़ सके। ठीक है, हम बता रहे थे फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म मतलब होता है संघवाद। ठीक है, यानी आप जो फॉर्म या जो सिस्टम आप लेके चल रहे हैं उस सिस्टम के अंतर्गत आप दो से अधिक लोगों को लेके चल रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट या बहुत लोगों को लेके चल रहे हैं, उनको कंबाइन करके सारे लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो आप सिस्टम को फॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं संघवाद। ये तो बेसिक चीज़ थी, मैंने बेसिक क्लास में बता दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था, जब भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट जब आज़ाद हुई, वो अभी बात में बताते हैं, मैं आपको बोला था जो भारतीय गवर्नमेंट या अपना जो भारत देश है, इसका जो गवर्नमेंट का जो फॉर्म है ना ही कंप्लीटली फेडरलिज्म है और ना ही कंप्लीटली यूनिटरी गवर्नमेंट है। मतलब हमारे देश का जो संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें बताता है कि हम कुछ पार्ट फेडरल को अपनाएं और कुछ पार्ट यूनिटरी गवर्नमेंट का भी अपनाएं। जैसे अमेरिका एक फेडरल गवर्नमेंट है, अमेरिका एक संघ सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट वाले फॉर्म को अपनाया है, लेकिन भारत ना ही फेडरल गवर्नमेंट के फॉर्म को अपनाया है और ना ही यूनिटरी गवर्नमेंट के फॉर्म को अपनाया है। हम दोनों फॉर्म को ही अपनाए हैं। अब कहाँ कहाँ दोनों फॉर्म का आएंगे हम बताएंगे। ठीक है, और कैसे होगा आगे हम लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। बात करते हैं 1947 आज़ादी के समय की बात है। आज़ादी का जो इंसिडेंट था, घटना था, काफ़ी दिल दहलाने वाले था। हमारे देश का कैसे 2 टुकड़ों में विभाजन हो जाता है। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 इंडिया का विभाजन हो जाता है। और मैंने आपको चैप्टर 1 में पावर शेयरिंग बताया था और मैं कैसे बताया था श्रीलंका में कैसे 2 या 2 से अधिक एथनिक ग्रुप के पीपल थे और बेल्जियम में भी 2 या 2 से अधिक एथनिक ग्रुप के पीपल थे। तो वहाँ पे श्रीलंका में सिविल वार हो गया और बेल्जियम के लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड थे। उन्होंने वहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाले कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया और पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाया, पावर को बांटने की बात कही, सो दैट सारे एथनिक ग्रुप के पीपल के जो राइट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे पावर शेयर किया गया और वहाँ पे सिविल वार जैसे सर्कमस्टांसेस नहीं क्रिएट हुए। सॉरी, लेकिन एट द सेम टाइम श्रीलंका में क्या होता है श्रीलंका ने मेजॉरिटेरिज्म, बहुसंख्यकवाद के कॉन्सेप्ट को अपनाता है और श्रीलंका में सिविल वार देखने को मिलता है। तो गाइज, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं, भारत एक ऐसा डाइवर्सिटीफुल कंट्री है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक धर्मों के लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक कल्चर यहाँ पे रहती हैं, यहाँ पे ट्रेडिशन डिफरेंट हैं, कल्चर डिफरेंट्स है, लैंग्वेज डिफरेंट्स है, रिचुअल्स डिफरेंट है। तो जाहिर से बात है हमारे देश में टेंशन होने हैं, हमारे देश में तनाव होने हैं, हमारे देश में 2 या 2 से अधिक एथनिक ग्रुप के पीपल हैं, कम्युनिटी ग्रुप के पीपल हैं, उनके बीच कन्फ्लिक्शन होने हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसे गवर्नमेंट के फॉर्म को अपनाना चाहा जो ना ही कंप्लीटली फेडरल हो और ना ही कंप्लीटली यूनिटरी हो, यानी समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो समय की डिमांड थी हमारे देश में, इस डिमांड के अकॉर्डिंग हमने कुछ पार्ट फेडरल गवर्नमेंट का अपनाया, कुछ पार्ट यूनिटरी गवर्नमेंट का अपनाया। जब आप बड़े हो जाएंगे, हायर क्लास में जाएंगे, जब संविधान के बुक को उठा कर पढ़ेंगे तो पूरे संविधान के बुक में कहीं फेडरेशन या फेडरलिज्म नाम का कोई आपको शब्द ही नहीं मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कोई संघ, फेडरेशन शब्द कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? यूनियन आपको मिलेगा, यूनियन मिलेगा, ना कि फेडरेशन मिलेगा। लेकिन फिर भी जब आप पूरे देश के संविधान को पढ़ लेंगे और जब आप कंक्लूड करेंगे तो यू विल गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ फेडरलिज्म। आप संघवाद की विशेषता पाएंगे हमारे देश के संविधान में। मैं बोल रहा हूं ना, हम संघवाद ना अपना है और ना ही यूनिटरी गवर्नमेंट अपना है, लेकिन संघवाद के भी कुछ पार्ट को अपना लिए और यूनिटरी गवर्नमेंट के एक मिक्स फॉर्म को अपना लिए हैं। ठीक है, तो ये इसमें हम आज यही अध्ययन करने वाले हैं। जो हम संघवाद, इंडियन गवर्नमेंट किसी भी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी फेडरलिज्म का जिक्र नहीं किया है, किसी भी सेक्शन, किसी भी और आर्टिकल और किसी भी पार्ट और किसी भी शेड्यूल में नहीं लिखा गया है जो भारतीय संविधान फेडरलिज्म गवर्नमेंट अपना रही, नहीं, बस यूनियन डायरेक्ट लिखा गया। आर्टिकल 1 में लिखा गया, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट,
भारत राज्यों का एक संघ है। हिंदी में संघ है लेकिन इंग्लिश में यूनियन लिखा गया है, ना कि इंग्लिश में वहां पे फेडरलिज्म लिखा गया है। और जानते हैं भारत का संविधान इंग्लिश में बना था, तो उसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं भारत का संविधान एक फेडरल संविधान है। हमारे देश का संविधान एक फेडरल संविधान है, तो कैसे है? व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्रीज। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे देश के संविधान में कहीं लिखा गया फेडरल कंट्री के बारे में, नहीं, लेकिन वो कौन से तरीके हैं, वे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो इंडिया को एक फेडरल गवर्नमेंट के रूप में बदलते हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट के फॉर्म को दिखाते हैं आपको। और आप जानते हैं फेडरल मतलब होता है पावर को बांट देना। फेडरल मतलब होता है आपकी सोसाइटी, आपके समाज, आपके कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सारे लोग के आप राइट्स को ध्यान दें। किसी भी सोसाइटी, किसी भी ग्रुप और किसी भी कम्युनिटी के लोग को आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब होता है फेडरल। तो आप जानते हैं भारत को कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसे पढ़ने पर आपको मालूम चलेगा हाँ, हम भी फेडरल के कुछ जो स्पेसिफिकेशन है, कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम अपनाए हैं। आइए देखते हैं हाँ कौन कौन सी चीज है जिसको पढ़ने के बाद हमको मालूम चलेगा इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट है। आइए, उसमें फर्स्ट नंबर का है डिवीजन ऑफ पावर, सत्ता का बंटवारा। हमारे यहाँ पावर का बंटवारा है। गाइस, जब मैं आपको पावर शेयरिंग पढ़ा रहा था तो वहां पे मैं बताया था इंडिया के कंसेप्ट में, इंडिया के लिए मैं बताया था हमारे इंडिया के दो रूपों में पावर को डिवाइड किया गया। एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी था, और मैं वर्टिकल फॉर्म बताया था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट मैं बताया था। तो यही पे वो भी करे डिवीजन ऑफ पावर। हमारे देश में जो पावर का बंटवारा है, जो पावर शेयरिंग है, वो हमें बताता है कि इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट है। कैसे पावर का बंटवारा है मैं आपको बताता हूं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट्स, संविधान हमें बताता है द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इनटू डिफरेंट लिस्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। जब आप संविधान उठा के पढ़िएगा, जब द कॉन्स्टिट्यूशन के जो बुक को आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के पढ़िएगा तो आपको वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताएगा कि आपके कौन से पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं और कौन से पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। जबकि मैंने पावर शेयरिंग में बता दिया था भारत में जो डिवीजन ऑफ पावर है अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल लेवल और अकॉर्डिंग टू वर्टिकल लेवल दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं जो आपका जो वर्टिकल लेवल है जिसमें था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जो मैं नीचे आपको समझाऊंगा, ये तीन रूप में बांटा गया। तो ये तीन रूप में बांटा गया तो संविधान इनके सब्जेक्ट्स भी लिख दिए हैं, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिख दी हैं, इनके कार्य भी लिख दिए गए हैं। जब भाई तुम सेंटर हो, तुम सेंटर को तुमको कौन काम दिया जाएगा, तुम स्टेट गवर्नमेंट हो तुमको कौन काम करने हैं, तुम लोकल गवर्नमेंट हो तुमको कौन काम करने हैं, और कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से विषय आएंगे उस विषय के क्षेत्र में तुम्हें काम करना होगा। तो पावर, पहला डिवीजन ऑफ पावर हमारे देश में हुआ। आप जानते हैं कैसे पावर डिवीजन हुआ है? संविधान में स्पष्ट रूप से बोला गया है हम सेंटर को पावर देते हैं, स्टेट को अलग पावर देते हैं, और बाद में संशोधन होकर बाद में 1972 में 1972-73 में आर्टिकल 73 द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 73वां संविधान संशोधन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें आपका लोकल गवर्नमेंट भी जुट गया। और वो भी बता दिया गया जो लोकल गवर्नमेंट चाहे ग्राम प्रधान है, चाहे नगर पालिका के कोई लोग हैं, तो उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पे वो काम कर सकते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट उनके अथॉरिटी में आएंगे। आइए देखते हैं। तो डिवीजन ऑफ पावर तीन रूप में हुआ है, वर्टिकल में, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। अब देखिए इसमें किस रूप में विषय का बंटवारा हुआ है। एक होता है यूनियन लिस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं संघ सूची। यूनियन मतलब होता है संघ, यहाँ पे फेडरेशन मतलब संघ नहीं समझे, यूनियन मतलब संघ। भारत सरकार अपने संविधान में फेडरेशन शब्द न लेके यूनियन शब्द लिया है, यानी संघ सूची। हमारे देश में चार सूची है। संघ सूची, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कहेंगे सर ये सूची क्या है? डिवीजन ऑफ पावर मैं बताया हूं आपका वर्टिकल के रूप में पावर का डिवीजन हुआ है, हॉरिजॉन्टल में। तो वर्टिकल में तीन रूप हुआ है, तो तीन रूप में तो पावर बांट दिए, लेकिन जो तीनों जो रूप दिया गया सेंट्रल का और स्टेट का और लोकल का, तो उनको कौन काम करने हैं, काम का बंटवारा इस लिस्ट में मैं दिया हूं, काम का बंटवारा, ठीक है। द डिवाइडेशन ऑफ द वर्क, द डिवाइडेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, काम का बंटवारा इसमें है। तो यूनियन लिस्ट में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब देश का सरकार, और देश के सरकार के ऊपर जिम्मेदारी काफी बड़ा होना चाहिए। और कौन जिम्मेदारी इनको दिया गया है? ऐसे सब्जेक्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, उनको हम लेते हैं यूनियन लिस्ट में। ऐसे सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट विच आर द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड द यूनियन लिस्ट। ऐसे सब्जेक्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं उनको यूनियन लिस्ट बोलते हैं। आप कहेंगे सर नेशनल इंपॉर्टेंस के कौन सब्जेक्ट होंगे? रक्षा, डिफेंस। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई भी हम पे अटैक करेगा तो कोई स्टेट प्रतिक्रिया नहीं देगी, उसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। और आप जानते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वो देखेंगे, रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह, अभी राजनाथ सिंह ही हैं, और गृह मंत्री आपके अमित शाह हैं। ये लोग का जिम्मेदारी बनता है बाहर से अटैक हुआ या अंदर से अटैक हुआ तो इनकी जिम्मेदारी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट आते हैं। फिर फॉरेन अफेयर्स, और विदेश में जाके आपके विदेशी जो गवर्नमेंट है, अलग अलग कंट्री के जो लीडर्स हैं, उनसे आपका कैसे है, उनसे आपका व्यवहार कैसे है, और अपने देश और उनके देश के प्रति जो आपका ट्रेड है उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी यूनियन लिस्ट के, वो जो सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के अंडर में आता है। तीसरा एटॉमिक एनर्जी, परमाणु हथियार, परमाणु ऊर्जा, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाने के दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट को बनाने के दिया जाए तो प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट तानाशाह बन जाएगा, कहेगा मेरे पास इतना न्यूक्लियर है उतना न्यूक्लियर है, और जाहिर से और ये चीजें दी गई किनको, यूनियन लिस्ट में दिया गया। और बैंकिंग भी किस में दिया गया है, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है। यानी अभी मैं अपडेट नहीं हूँ गाइस, मतलब 97 विषय स्टार्टिंग में दिए गए थे, 97 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कानून बना सकती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट गाइस। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ रूल एंड रेगुलेशन फॉर दोज लिस्ट्स। ऐसे लिस्ट जिसपे केवल कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही होता है, उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। और यूनियन लिस्ट में उस समय 97 सब्जेक्ट थे, 97 सब्जेक्ट थे। अभी आगे पीछे हुए होंगे, अप एंड डाउन होते रहते हैं, जिसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, ये सब आते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के विषय। दूसरा आता है स्टेट लिस्ट। इट कंप्राइजेस दोज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑन व्हिच द स्टेट गवर्नमेंट पास लॉ। ये जो स्टेट लिस्ट वाले जो विषय होते हैं, जिसको बोलते हैं राज्य सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, इसको तो संविधान केंद्र केवल कानून बनाने का अधिकार दिया, और स्टेट सूची के जो स्टेट लिस्ट के जो विषय हैं उसको भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केवल राइट दिया है जो स्टेट ही कानून बना सकते। इसमें सेंटर अफेयर नहीं करेगा, सेंटर क्या बोलते हैं, इंटरफेयर नहीं करेगा, सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगा। स्टेट लिस्ट के विषय केवल स्टेट वाले ही कानून बनाएंगे। इसमें लिखा भी है साफ साफ, इट कंप्राइजेस दोज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑन व्हिच द स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉ। इससे रिलेटेड जो भी कानून होगा केवल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। तो कहेंगे सर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से कानून बना सकते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस। जैसे पुलिसिंग का व्यवस्था कौन देख रेख करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी प्रधानी वाला नगर पालिका चुनाव, प्रधानी चुनाव, ये कौन करेगा, लोकल गवर्नमेंट। ट्रेड एंड कॉमर्स, अगर आपके राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार जा रहा है उसकी देखरेख कौन करेगा, राज्य होगा। खेती किसानी किसके अंडर में आता है, राज्य सूची का विषय है, आपका स्टेट लिस्ट का विषय है। और इससे लगभग उस समय स्टार्टिंग में 66 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किए गए थे, जिसपे कानून बनाने का ओनली राइट्स किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को है। और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करने नहीं आ रही है। तभी आएगी जब इंटरनेशनल इशू कोई इंटरनेशनल, जैसे मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, तब मैं बताऊंगा आगे जब मैं पढ़ाऊंगा कौन सी वो चीजें हैं जो भारत को यूनिटरी गवर्नमेंट के फॉर्म को दर्शाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दूं स्टेट गवर्नमेंट ऐसे विषय होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को पूरा उस पर कानून बनाने का अधिकार होता है। इसमें 66 विषय थे, अप डाउन विषय हो सकते हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं गाइस। पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के विषय आते हैं स्टेट लिस्ट में। अब आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब हिंदी में होता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब इसमें क्या होता है, कॉमन कंसर्न बोथ टू द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे विषय जिसपे स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है, ऐसे विषय जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है, वैसे लिस्ट को हम कॉन्करेंट लिस्ट में डालते हैं। आप कहेंगे सर तब तो झगड़ा हो जाएगा, आपको झगड़ा हो जाएगा जब कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाना चाहती है और आपका स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाना चाहती है। जब दोनों आपस में लड़ते हैं तो प्रायोरिटी दी जाती है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही प्रायोरिटी देती है, क्योंकि उद्देश्य चला रहा है, सबका सर्व वही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और इस आपका कॉन्करेंट लिस्ट में इस प्रकार कह सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट का जो मेन किसके हाथ में है, तो मेन कहीं ना कहीं वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो आप कहेंगे सर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें आपके आते हैं क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, आपराधिक और न्यायिक जो कानून होते हैं, आपराधिक और आपका जो सिविल जो मैटर होता है, शादी ब्याह वाला, जैसे मैरिज एंड डाइवोर्स, एजुकेशन, शिक्षा, फॉरेस्ट, जंगल, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं अभी एग्जैक्ट गाइज हमें याद नहीं आ रहा, आप इसे अपडेट कर लेंगे, गूगल पे जाकर सर्च करेंगे अभी कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कितने सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में, अभी कितने सब्जेक्ट है। ठीक है, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करेगा क्योंकि नेशनल इशू का विषय है।
स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा, क्योंकि स्टेट लिस्ट का विषय है और स्टेट की पूरी जिम्मेदारी होती है 66 सब्जेक्ट पे कानून बनाने का। तीसरा आता है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, लेकिन जब दोनों का जब कानून आपस में टकराता है तो जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायोरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब आता है रेसिडुअरी, ये कह सकते हैं रेसिडुअरी पावर क्या होता है, रेसिडुअरी लिस्ट क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका अवशिष्ट, हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट सूची, रेसिडुअरी पावर या रेसिडुअरी लिस्ट, अवशिष्ट शक्ति क्या होता है। देखिए, जब देश का संविधान बना था उस समय की ये बात मैं बता रहा हूँ। अब ये बताइए, जब 1947 या 1946 से लेकर 1949 1950 तक लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन में अपने देश का कानून संविधान बना था, तो कोई जानता था क्या 50-60 साल बाद इतना इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाला जमाना आ जाएगा, 5G आ जाएगा और मोबाइल से ही मतलब क्राइम इतना बढ़ जाएगा, मोबाइल से ही मतलब खतरनाक कांड हो जाएंगे। तो उसके लिए वो लोग जगह छोड़ दिए। उसके लिए उन्होंने बोला हो सकता है समाज में एक ऐसे इशू उभर के आए जो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए कुछ विषय सब्जेक्ट्स को खाली छोड़ दिया जाए, जो आने वाले पीढ़ी में जो सब्जेक्ट उभर कर लोगों के सामने आएगा तो लोग उस खाली वाले पार्ट में उस सब्जेक्ट को फिल कर देंगे, जैसे 1950 के डिकेड में नो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, नो 5G नो 4G नहीं था, कोई इतना फेसबुक, सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं थे, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह नहीं थे। यहाँ पे देखिए न्यूडिटी कितनी भरी पड़ी है, यहाँ पे मर्डर हो जा रहा है, सोशल मीडिया पे किसी के प्राइवेसी का हनन करके किसी को मारने पे मजबूर किया जा रहा है, और सोशल मीडिया के माध्यम से किसी इंसान का पूरा अकाउंट हैक करके खाली कर दिया जा रहा है। ये एक प्रकार के क्राइम्स हैं। लेकिन जब 1946 में जब कानून बन रहा था तो क्या उन लोगों को मालूम था 70 साल बाद, 60 साल बाद, 75 साल बाद जाके ऐसा होगा? नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कुछ सब्जेक्ट खाली छोड़ दिया जो आने वाले टाइम में आप इसमें फिल कर लीजिएगा। वही हम फिल कर रहे हैं। तो रेजिडुअरी जो पावर है, जो या रेजिडुअरी पावर का ये रेजिडुअरी जो लिस्ट है, इसमें 100% अथॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, 100% अथॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। मैटर्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ पावर, ये ऐसे मैटर जो तीनों पावर में नहीं इंक्लूड है, इंडियन लिस्ट में भी नहीं आते हैं, स्टेट लिस्ट में भी नहीं आते और कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं आते हैं, वैसे लिस्ट को बोलते हैं रेजिडुअरी लिस्ट, रेजिडुअरी पावर। समझ गए? जैसे एंड नोन एज रेजिडुअरी पावर, जैसे मैं बोल दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, OTT प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का जमाना आ गया। तो ऐसे कंडीशन में गाइस आपको जाहिर सी बात है, ऐसे कंडीशन में आपको खाली छोड़ना पड़ेगा और ऐसे कंडीशन में जो कानून बनाने का कंप्लीट जो राइट्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। एक मिनट आप देखिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ये थे रेजिडुअरी पावर। ठीक है, रेजिडुअरी पावर के अंतर्गत क्या होता है आपने देख लिया। ये थे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। व्हाट्स मेक्स इंडिया, इंडिया को कौन फेडरल कंट्री बनाता है, इंडिया को कौन से वे प्रॉपर्टीज है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री में बदलते हैं, फेडरल कंट्री में चेंज करते हैं। तो उसमें पहला था डिवीजन ऑफ पावर, पावर का बंटवारा हो गया था। तो पावर का बंटवारा आप जानते हैं वर्टिकल रूप में और हॉरिजॉन्टल रूप में हुआ था। वर्टिकल रूप में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, ये तीन थे, तीन इसमें भी थे। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया जो डिवीजन पावर किया गया था, उस जो लोकल गवर्नमेंट थे उनके सब्जेक्ट दे दिए गए, तुम उस क्षेत्र पे काम करोगे, स्टेट गवर्नमेंट थे उनको उस क्षेत्र के लिए काम दे दिया गया, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उस सब्जेक्ट और उस इशू से रिलेटेड उनको पावर दे दिया गया। उसमें तुम संशोधन करके, अमेंडमेंट करके अपने टाइम पे टू टाइम तुम कानून बना लेना भाई। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस, दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा विशेषता है 3 टायर सिस्टम। भारत को फेडरल बनाने में पहला योगदान देता है जो पावर का बंटवारा हुआ, यानी सब्जेक्ट का जो बंटवारा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग सब्जेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग सब्जेक्ट, लोकल गवर्नमेंट के लिए अलग सब्जेक्ट, यानी रेजिस्ट्री पावर के लिए अलग सब्जेक्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के लिए अलग सब्जेक्ट। और दूसरा जो प्रॉपर्टीज है, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताता है 3 टायर सिस्टम। भारत एक 3 टायर सिस्टम वाला देश है। भारत अपने पावर को 3 टायर सिस्टम में डिवाइड कर दिया है, जिससे अब देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जानते यदि पावर नहीं बांटा गया था हमारे देश में, मैं बताता तो हूँ क्लास में, यदि मान लीजिए इतना विशाल देश हम लोग का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इतना विशाल, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और यहाँ पे सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं, अलग अलग कलर के लोग हैं, अलग अलग बोली बोलने वाले, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। जब इतनी डाइवर्सिटी है गाइस, तो एक इंसान कैसे दिल्ली में बैठ के, वो इंसान नॉर्थ इंडिया का है, मान लीजिए मोदी जी नॉर्थ इंडिया का है, या आपका वेस्ट इंडिया के हैं, गुजरात के हैं, तो एक इंसान गुजरात का वो चीफ
प्राइम मिनिस्टर बनता है और दिल्ली में बैठ के क्या पूरे देश के कानून को सही रूप से चला सकता है? तो आप कहेंगे नहीं सर। कुछ लोग कहेंगे हाँ सर चला कैसे चला, मैं बताता हूँ कैसे नहीं चला सकता है। अब बताइए, मोदी जी बैठे हैं सेंटर में, दिल्ली में बैठ के देश को चला रहे हैं, और केरला में कोई बाढ़ आया है, केरला में कोई तबाही मचा है, तो वहाँ से डायरेक्ट तो केरला देख पाएंगे और केरला का लोगों का पर्टिकुलर वहाँ पे कौन से प्रॉब्लम है वो समझ पाएंगे? आप कोर्स नहीं समझ पाएंगे। केरला का जो मूल निवासी है, जो केरला में जिसका जन्म हुआ है, केरला के सारे एक एक साल, एक एक टाइम, एक एक मिनट केरला में बिताया है, केरला के उस त्रासदी से गुजरा है, जितना बेटर वे में वो केरला को समझ पाएगा, मोदी जी दिल्ली में बैठे, एसी में बैठे नहीं समझ पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, मोदी जी अगर वहाँ से दिल्ली से बैठे केरला के लोगों को कमांड करे, केरला के लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो उन लोगों में विद्रोह की भावना जगेगी। क्योंकि एक बंदा दिल्ली में बैठ के यहाँ पे शासन कैसे कर सकता है? तो इसको देखते हुए हमारे देश में बहुत विविधताएं थी, बहुत डाइवर्सिटी थी, इसलिए सोचा गया अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज का, अलग अलग कल्चर, अलग अलग डाइवर्सिटी, इसलिए क्यों ना पावर को बांट दिया जाए। यदि पावर न बांटे जाते तो आज भारत एक नहीं, भारत कई टुकड़ों में बटा होता। साउथ इंडिया वाला एक अलग देश, वेस्ट इंडिया वाला एक अलग देश, नॉर्थ ईस्ट के जो नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब अलग देश का डिमांड करते। वेस्ट वाले अलग देश का डिमांड करते, मध्य वाले, मिडिल वाले जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये अलग देश का डिमांड करते, और नॉर्थ इंडिया वाले एक अलग देश का डिमांड करते। तो हमने इसीलिए उचित समझा क्यों ना हम इनके पावर को बांट दे। हर जिस क्षेत्र में जिस लैंग्वेज के लोग मेजॉरिटी है वहाँ पे एक अलग स्टेट बना देते हैं, और उस स्टेट गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट बनाएंगे, उस स्टेट को संभालेगा, वो गवर्नमेंट जो बंदा होगा उस लोकल लेवल का ही होगा, इसलिए चीफ मिनिस्टर जैसे पद का निर्माण हुआ। अब फिर बात आती है सर, चीफ मिनिस्टर तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, आप समझा दिए एक जगह बैठ के, अब हो गया स्टेट गवर्नमेंट हो गया। अब कहेंगे सर अब योगी जी हैं लखनऊ में बैठ के कैसे पूर्वी यूपी के बारे में सोच सकते हैं, कैसे गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर के बारे में कैसे सोच सकते हैं, खासकर पर्टिकुलर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, एक बंदा लखनऊ में बैठे कैसे संभाल सकता है? अचानक कोई रातों रात त्रासदी हो जाती है हमारे एरिया में, तो अचानक वो कैसे आ सकते हैं? क्या यहाँ पे जो घटनाएं घट रही हैं उसको तो ग्राउंड लेवल से नहीं जुड़े हैं ना? जितना बेटर वे में आप और मैं इस एरिया के बारे में समझ सकता हूँ, क्या योगी जी वहाँ पे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। अभी केंद्र तो सेंटर तो दूर है, योगी जी बहुत, मोदी जी दूर है, योगी जी तो बगल में है, लखनऊ में ही है। लेकिन जितने बेटर वे में मैं अपने एरिया के बारे में जानता हूं, मैं अपने एरिया की जितनी भी दिक्कतें हैं मैं उसको पहचानता हूं, फेस करता हूं, क्या योगी जी जान पाएंगे लखनऊ में बैठ के? नहीं जान पाएंगे। एसी में बैठ के जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो लोगों को महसूस हुआ क्यों नहीं एक लोकल लेवल पे एक गवर्नमेंट बना दिया जाए, क्यों ना एक रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट बना दिया जाए जो हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे इश्यूज को लोगों तक पहुंचाए, चाहे अपने हायर अथॉरिटी तक, अपने ऊपर के लोगों को पहुंचाए, देखो हमारे यहाँ ये दिक्कतें हैं, और वो लोग पहुंचाने लगे। तब जाके लोकल गवर्नमेंट का डिमांड हुआ, तब जाके स्थानीय सरकार बनी, गांव में ग्राम पंचायत और नगर में नगर पालिका परिषद। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सारी की सारी चीजें समझ में आ रहा है गाइज। आई एम टेलिंग यू वेरी बेसिक वे, बहुत बेसिक से बेसिक तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझने वाली भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिंपल। तो वही कहा 3 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम हमारे यहाँ डिवाइड किया गया। एज डिस्कस अर्लियर अंडर द फेडरल गवर्नमेंट डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, और हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसके अंडर में 2 या 2 से अधिक गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं। फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था फेडरल गवर्नमेंट इज दोज गवर्नमेंट वेयर द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या द रूल ऑफ गवर्नमेंट या द गवर्न ऑफ या द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज डिवाइडेड मेनी टायर्स या इज डिवाइडेड टू मोर देन 2 टायर्स। स्टार्टिंग लेक्चर हमने बताया था जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उसमें जो पावर का जो डिवाइडेशन होता है, पावर का जो शेयरिंग होता है, 2 या 2 से अधिक टायर में बांट दिया गया होता है ताकि देश में आसानी से देश को चलाया जा सके और किसी प्रकार का डिस्प्यूट, विवाद न पैदा हो। तो इसलिए भारत को देखते हुए यूनियन गवर्नमेंट बनाया गया। देश आज़ाद होने के तुरंत बाद 1946 में कानून बना, 1947 में हम आज़ाद हुए। आप कहेंगे सर 1947 में हम आज़ाद हुए, लेकिन आपको 1946 में हमारा देश का संविधान बना। जी हाँ, अंग्रेज ने हमको आज़ादी के 1 साल पहले ही बता दिया था, आप अपने देश के लिए कानून बना लीजिए, हम अगले साल आपको आज़ादी देने वाले हैं। तो ये यूनियन गवर्नमेंट आप जान गए, यूनियन गवर्नमेंट को ही सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं जो मोदी जी हैं। स्टेट गवर्नमेंट को योगी जी आप जानते हैं। ये तो 2 तो देश आज़ादी के तुरंत बाद बना था। अब ये था लोकल गवर्नमेंट। ये 2 कॉन्सेप्ट तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अमेरिका भी अपना चुका था और दुनिया के जितने भी जो फेडरल गवर्नमेंट अपने 2 कॉन्सेप्ट अपना लिए थे। लेकिन हमारा देश गांवों का देश है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। इंडिया गांव का देश है। लेकिन आज़ादी के 25, 26, 27 साल बाद 1972-73 का बात है। दिस इज द टाइम ऑफ 1972, 1973।
1972 1973 1972 और 73 की बात है। हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी था और सेंट्रल गवर्नमेंट भी था, लेकिन फिर भी लोकल गवर्नमेंट में जो लोग रहते थे गांव में या बड़े बड़े नगर पालिका में, उनको बड़ा दिक्कत होता था। छोटी छोटी बात के लिए बंदा कैसे कोई सीएम ऑफिस में जा सकता है, छोटी छोटी बात के लिए कैसे कोई जा सकता है। तो लोगों को डिमांड वहाँ एक लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, और वो लोकल गवर्नमेंट ऐसे होना चाहिए जो हम लोग चुनाव दे, ना कि लोकल। देखिए आप कहेंगे सर कलेक्टर भी तो होता है जिले में, उसके पास भी तो जा सकते हैं। तो कलेक्टर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो दूत होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एक आदमी होता है, एक भेजा गया सिपाही होता है जो देख रेख करता है नियम और कानून को लागू हो रहा है कि नहीं। वो नेता नहीं होता है। तो इसलिए बात किया गया क्यों ना हम लोकल लेवल पे एक डायरेक्ट बंदे का चुनाव करके वोट के माध्यम से उसको चुन के भेजे, और उसी गाँव से उसी एरिया से उठेगा, वो जीतेगा और लोगों के बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाएगा, स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचाएगा, और काफ़ी बड़ा सीरियस इशू हो जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचा देगी। तब जाके 1972-73 में एक नया संविधान में संशोधन किया गया, संविधान को ही पूरा फिर चेंज किया गया। दो था उसमें तो कोई चेंज नहीं किया गया, तीसरा एक संविधान में बड़ा परिवर्तन लाया गया जिसको बोला गया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1972 एंड 1973। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1972 और 73 में हुआ था, 2 साल में हुआ था। और तब जाकर हम लोकल गवर्नमेंट के जैसे वर्ड को, लोकल गवर्नमेंट जैसे सिस्टम को अपने देश के संविधान में जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो गाइज उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मैं काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश भी किया हूँ ताकि आपको किसी भी टाइप का आपका टर्म 1 एग्जाम हो, कंसेप्ट बेस्ड हो, रीजन और एसर्शन टाइप क्वेश्चन हो या फिर सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हो, आप आसानी से समझ सके। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने ऑलरेडी लाइक कर ही दिया होगा और अधिक से अधिक शेयर करो। ओके बाय, थैंक यू एंड